डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सहसंबंध कोरिलेशन। सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार का होता है, सहसंबंध के कौन कौन से प्रकार हैं। वास्तव में जो दो संबंध समंक मालाओं के परस्पर आश्रितता का विधिवत सांख्यिकी अध्ययन सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सहसंबंध से तात्पर्य है कि दो श्रेणियों में आपस में जो संबंध होता है या तो एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं या एक दूसरे के साथ घटते हैं, उसे सहसंबंध कहा जाता है। सांख्यिकी में सहसंबंध का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इसके जो मूल तत्वों का जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रावे ने किया था, परंतु इस सिद्धांत को विकसित करने का जो श्रेय है और या वर्तमान रूप देने का जो श्रेय है वो प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री फ्रांसिस गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन को जाता है। इन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने प्राणी शास्त्र तथा जनन विद्या के क्षेत्र में सहसंबंध के सिद्धांत के आधार पर अनेक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। सहसंबंध सिद्धांत के आधार पर एक प्रत्येक क्षेत्र में दो से अधिक घटनाओं के जो परस्पर संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। सहसंबंध सिद्धांत से हमें पता चलता है कि जो दो संबंधित जो चर हैं मूल्यों में कितना और किस प्रकार का उनमें प्रतिगमन है, रिग्रेशन है, या जो विचरण अनुपात का जो सिद्धांत है वो सह सिद्धांत पर आधारित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो जो समंक मालाएं हैं या जो समंक श्रेणियां हैं उनमें एक में परिवर्तन होने की वजह से दूसरे में किस रूप में परिवर्तन होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को सहसंबंध कहा जाता है। जब अब सहसंबंध के प्रकार की बात आती है तो सहसंबंध को हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट है धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। दो जो समंक माला हैं या जो समंक श्रेणी हैं, दो सीरीज हैं, उसमें दो प्रकार के जो चर होते हैं, एक आश्रित होता है और एक अनाश्रित, इंडिपेंडेंट। आश्रित चर में जो परिवर्तन होता है वो अनाश्रित चर की वजह से होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है कई बार दोनों श्रेणियों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। सपोज उदाहरण के तौर पर अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पूर्ति भी बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य इसमें कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी तो उसकी जो पूर्ति की जाने वाली मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती है, तो हम उसको धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके विपरीत जो ऋणात्मक सहसंबंध है, यानी कि जो एक चर में जो परिवर्तन होता है और दूसरे चर में उसके विपरीत परिवर्तन होता है, उसको ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और उसकी जो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, तो इसलिए जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है या बढ़ोतरी होती है तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, और जब उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो इस टाइप का जो सहसंबंध होता है वो ऋणात्मक सहसंबंध की श्रेणी में आता है। एक दूसरा रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध। जब किसी श्रेणी में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है और उसकी वजह से दूसरी श्रेणी में भी निश्चित अनुपात में वृद्धि या कमी होती है, तो जब हम उसको ड्रा करेंगे तो एक रेखा के रूप में हमारे को जो वक्र है वो प्राप्त होता है। तो इस टाइप का जो संबंध है उसको रेखीय सहसंबंध कहते हैं। जब एक श्रेणी में जो परिवर्तन है वो बदलती दर से हो रहा है, दूसरी श्रेणी में जो परिवर्तन है वो कम या अधिक दर से हो रहा है, तो जो एक वक्र हमें प्राप्त होता है वो कर्व के रूप में होता है। वक्र के जो एक रेखा प्राप्त होती है वो वक्र के रूप में होती है, तो उसको वक्र रेखीय सहसंबंध कहा जाता है।
तीसरा इसमें जो सरल बहुगुणी या आंशिक सहसंबंध कहते हैं। दो श्रेणियों के मध्य जो संबंध पाया जाता है, सहसंबंध पाया जाता है, वो सरल सहसंबंध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु की जो कीमत है और उसकी मांग मात्रा में जब हम संबंध देखते हैं तो सरल सहसंबंध कहते हैं। दूसरा इसमें जो बहुगुणी सहसंबंध है, यानी इसमें जो आश्रित चर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूं का उत्पादन है, वो बहुत से जो फैक्टर्स हैं, बहुत से जो कारक हैं, उनसे प्रभावित होता है। उसमें बीज की मात्रा होती है, सिंचाई की उपलब्धता होती है, इसके बाद जो टेम्परेचर वगैरह है उससे होती है। जब इन सब का एक सामूहिक रूप से उसके उत्पादन पर जब अध्ययन करते हैं तो उसको बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। आंशिक सहसंबंध है किसी आश्रित चर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक चर को छोड़कर बाकी को हम स्थिर मान लेते हैं, और जो परिवर्तित चर है उसके साथ जब उसका सहसंबंध देखते हैं, अन्य चरों को, अन्य जो वेरिएबल्स हैं उनको स्थिर मानते हुए, तो उसको आंशिक सहसंबंध कहते हैं। अब जो बात आती है वो सहसंबंध की मात्रा पे, यानी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसको हम कई तरह से बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जब पूर्ण धनात्मक संबंध की बात आती है तो किसी एक श्रेणी में जब परिवर्तन होने से और दूसरी श्रेणी में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है, उसको पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जब सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। इसी तरह जब एक समंग श्रेणी में जो परिवर्तन होता है, दूसरी समंग श्रेणी में उसके विपरीत मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात से होता है और विपरीत दिशा में होता है, तो उसको ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। और जब सहसंबंध गुणांक हम ज्ञात करेंगे तो उसका जो मान है वो -1 आएगा। दूसरा इसमें जो एक सहसंबंध की अनुपस्थिति, जीरो कोरिलेशन। कई बार जो एक दूसरे से संबंधित श्रेणियां नहीं होती, हम उसका अध्ययन करते हैं, हो सकता है उनमें भी सहसंबंध पाया जाता है, लेकिन वो सहसंबंध चूंकि उसकी कारण और प्रभाव की वजह से नहीं होता, वो श्रेणियां वैसे ही एक दूसरे से संबंधित नहीं होती। और इस टाइप का जो सहसंबंध है, यानी उनमें कोई संबंध है ही नहीं, तो उसमें जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसका जो मान है वो 0 आएगा। तो इस तरह से जब सहसंबंध की अनुपस्थिति होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या और किसी फसल का उत्पादन जिसका कोई संबंध नहीं है, तो इस टाइप का जो सहसंबंध है वो 0 होता है, कोई अनुपस्थित सहसंबंध पाया जाता है उसमें। तीसरा इसमें सहसंबंध की सीमित मात्रा। कई बार सहसंबंध पाया जाता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक डिग्री होती है, एक निश्चित अनुपात होता है। सपोज उदाहरण के तौर पर जब R का मान 0.25 से कम होता है तो उनमें बहुत ही कम कोरिलेशन पाया जाता है, बहुत ही कम सहसंबंध पाया जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो धनात्मक सीमित सहसंबंध है। जब R का मान 0.25 से और 0.75 तक पाया जाता है तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो सहसंबंध है वो थोड़ा उच्च श्रेणी का होता है। अगर वो धनात्मक है, अगर वो R का मान प्लस में आता है तो धनात्मक सहसंबंध है, और माइनस में आता है तो ऋणात्मक सहसंबंध होता है। और जब R का मान 0.75 से और 1 तक होता है तो ये उच्च कोटि का संबंध पाया जाता है, सहसंबंध पाया जाता है। इसमें R का मान है, अगर वो धनात्मक है तो उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है, और अगर ऋणात्मक है तो उच्च कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है।
अब हम बात करते हैं सहसंबंध ज्ञात करने की जो मेथड्स विधियां हैं उनकी बात करते हैं। तो जो सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसमें एक तो है विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र या विक्षेप आरेख जो मेथड है वो है। दूसरा इसमें बिंदु रेखी विधि है। एक कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। एक स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड है, स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि है। एक करंट डेविएशन मेथड है जो संगामी विचलन विधि है। और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है, न्यूनतम वर्ग विधि। ज़्यादातर इसमें जो अध्ययन करते हैं अपने विक्षेप चित्र का और बिंदु रेखी विधि और कार्ल पियर्सन का करते हैं। जो विक्षेप चित्र या जो बिंदु चित्र विधि है उसमें जब हम दोनों चरों को ड्रा करते हैं, जिन श्रेणियों में जिन समंक मालाओं में सहसंबंध पाया जाता है और हम एक ग्राफ के रूप में उसको ड्रा करते हैं, तो जो ग्राफ है उसके ऊपर अगर एक सीधी रेखा के रूप में बिंदु अंकित होते हैं और बाएं से दाएं की तरफ बढ़ती हुई रेखा होती है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगर एक ही रेखा प्राप्त होती है दोनों श्रेणियों में और वो बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिरती हुई होती है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जब हम ये ड्रा करते हैं ग्राफ पे, तो जब बाएं से दाएं की तरफ बढ़ती हुई लेकिन एक रेखा के आसपास बिंदु का जमावड़ा होता है उसको धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, लेकिन वो पूर्ण धनात्मक नहीं होता। अगर रेखा के बिल्कुल आसपास हैं तो उच्च कोटि का होता है, और जब रेखा के ज़्यादा छितराए होते हैं बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हुए तो निम्न कोटि का होता है। इसी तरह जब एक ही रेखा के आसपास बाएं से दाएं की तरफ रेखा नीचे गिरती हुई होती है और जब हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो अगर रेखा के आसपास बिंदुओं का जमावड़ा है तो वो उच्च कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध है, और जब रेखा के आसपास दूरी तक फैला हुआ होता है, थोड़ा दूरी तक फैला हुआ होता है, तो वो निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जीरो सहसंबंध में जो बिंदुओं का जमावड़ा है वो पूरे जो ग्राफ है उसमें फैला हुआ होता है। उस समय हम ये देख सकते हैं कि जो दो श्रेणी है उनमें आपस में जीरो सहसंबंध पाया जाता है। तो इस तरह से हम जो सहसंबंध है उनको बिंदु रेखा या विक्षेप आरेख मेथड है उसकी सहायता से ड्रा कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है, चूंकि उसमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हैं, उसको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।